नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की मेरे साथ का ये 29वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 5 खबरों की, 5 मुद्दों की। सबसे पहला है कि क्या आने वाले दिनों में बैंक अपनी शाखाएं बंद करने जा रहे हैं। बहुत सारी शाखाएं बंद करेंगे। वैसे ही क्या पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी एंट्री होगी निजी क्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व की, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और जैसे कहना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरआरबीज का एक कॉमन लोगो लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। और जापान के बड़े बड़े बैंक क्यों भारत की तरफ भाग रहे हैं, और आईबीए का एक सर्कुलर बैंकिंग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर लाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बैंक तैयारी कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस को बंद करने के लिए। जी हाँ, जो खबर है, जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार बैंक चर्चा कर रहे हैं, बैंक सोच रहे हैं, बैंक विचार कर रहे हैं। क्योंकि अभी बैंकों में लोगों का जाना कम हो गया है। यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के कारण, और इवन दो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीसी मॉडल आने के कारण लोग बैंकों में कम जाते हैं। तो बैंकों को लगता है कि बैंकों की जो पूरे साल को चलाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उतना फुटफॉल यानी उतना कस्टमर्स का इन बैंकों में, ब्रांचों में नहीं होता। तो उसके ऊपर स्टडी चल रही है कि कौन सी ऐसी ब्रांचें हो सकती हैं जिसको बंद किया जाए, यानी दूसरी ब्रांच में मर्ज कर दिया जाए नियरेस्ट ब्रांच में, और उस खर्चे को जो है बताया जाए। ये विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या हमारे इतने बड़े देश के लिए उचित है, जहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही कम हो, और बैंकिंग क्षेत्र जहां एक अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने वाला ये जो सेक्टर है, कॉस्ट और तरीके से भी कम की जा सकती है। लेकिन ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने बैंक कितनी अपनी शाखाओं को बंद करते हैं। दूसरा, सरकार ने तय कर लिया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी शीर्ष पदों पर, यानी एमडी, ईडी, सीईओ, उनके लिए निजी क्षेत्रों को भी खोला गया। तो उससे क्षेत्र को खोलने के बाद सबसे पहली एंट्री होने वाली है कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक के एमडी, जिनका जो टर्म है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो उनकी जगह पर नए एमडी की नियुक्ति के लिए जब एडवर्टाइजमेंट डाला गया तो 19 लोगों ने उस एमडी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसमें से एक स्टेट बैंक से हैं, 12 पब्लिक सेक्टर से हैं, और 6 लोग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से। तो अब देखना होगा कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है, वो उन 19 नामों में से क्या निजी क्षेत्र के किसी कैंडिडेट को फाइनल करता है, और बाद में जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है वो उसका घोषणा करती है। तो हो सकता है कि इस बार निजी क्षेत्र के बैंक से कोई कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। 22 तारीख को इंटरव्यू है, तो उसके बाद जल्दी ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामीण बैंकों की। ग्रामीण बैंकों का बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन सरकार ने उनको 3-4 फेज में कंसोलिडेट किया।
लास्ट कंसोलिडेशन जो था मई 2025 में 26 बचे हुए ग्रामीण बैंकों को मर्ज कर दिया गया। और अभी जो कंसेप्ट है वो वन स्टेट वन आरआरबी का कंसेप्ट बनाया गया, यानी हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में एक ग्रामीण बैंक होगा। आज लगभग 22,000 ब्रांचेस हैं ग्रामीण बैंकों की, 700 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। लेकिन अब उसके अंदर फर्दर एक और यूनिफाइड जो करने जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो ये है कि सभी के लोगो अलग अलग हैं, लेकिन सभी ग्रामीण बैंकों का एक लोगो बनाने के ऊपर बात हो रही है। और वो बहुत जल्दी उसके ऊपर उसकी घोषणा भी हो जाएगी कि कौन सा लोगो सभी 28 ग्रामीण बैंक उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही 3 ग्रामीण बैंकों में जो कैपिटल है उसको प्राइवेट यानी देने के लिए आईपीओ लाने की बात भी चल रही है, ताकि पब्लिक का भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो, वो भी उनका भी शेयर होल्डिंग हो। तो ग्रामीण बैंकों में बहुत बड़े बदलाव की ओर सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री बात कर रही है। अब ये जो एक यूनिफाइड लोगो और वन लोगो फॉर 28 ग्रामीण बैंक, ये क्या ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये सभी ग्रामीण बैंकों को भी मर्ज कर दिया जाएगा और पूरे देश में एक ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ इस तर्ज पर इसकी और जाता हुआ ये ग्रामीण बैंक दिखता है। लेकिन वो समय बताएगा कि उसका फाइनल डिसीजन जो है वो क्या सरकार लेती है। जापान के बड़े बड़े बैंक जो हैं वो भारत की ओर अपना रुख कर रहे हैं। कारण क्या है कि जापान में एक एज फैक्टर भी हो गया और इकॉनमी जो उनकी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ चुकी है और वहाँ पर स्कोप नहीं है, लेकिन फंड्स काफ़ी हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जहाँ बैंकिंग में आज भी बहुत बड़ा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए जापान के बैंक भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली समझौता हुआ है 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है जापान का MUFG बैंक जो है वो श्री राम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी लगभग 20% की इन्वेस्टमेंट श्री राम फाइनेंस में जो है जापान के MUFG में होगी। इससे पहले भी 3-4 बड़े बड़े बैंकों ने देश में अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में फाइनेंस किया है। और यस बैंक में भी जापान के एक बैंक ने 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी वहाँ पर भी उसका स्टेक जो है बहुत बड़ा हो गया। यानी जो देश विकसित हो चुका है लेकिन वहाँ पर आगे कोई स्कोप ना देखते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था में बैंकों की ओर आ रहे हैं, तो बैंकों के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है कि देश में FDI का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन बैंकों में FDI आता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसका क्या असर होगा जब इसके कंट्रोल की बात आएगी, तो कितना कंट्रोल जो है उनके हाथों में हम दे पाएंगे, उसका भी एक बहुत बड़ा निर्णय जो है वो समय के ऊपर पता चलेगा। अंत में जो मुद्दा अभी एक सामने आया कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो बैंक्स हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत 6 महीने के लिए डाला गया।
IBA ने भी उसका एक लेटर जो है सभी एसोसिएशंस को यानी सभी बैंकों को भी उसका दिया है। अब ये कोई पहली बार नहीं है, हर 6 महीने बाद जो लेबर मिनिस्ट्री है वो नोटिफिकेशन जारी करती है और समय समय पर अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी, अलग अलग सेक्टर के लिए भी वो इस प्रकार की नोटिफिकेशन जारी करती है कि ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर होगा, यानी आप इसमें इलीगल हड़ताल नहीं कर सकते। लीगल कर सकते हैं, नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन सरकार की और मिनिस्ट्री की भी सोच रहती है कि वो जो सेक्टर है जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुविधाओं के लिए है, वो इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए समय समय पर हर 6 महीने बाद उसको रिवाइज किया जाता है, और वो रिवीजन ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के बाद बैंक की जो यूनियंस है वो हड़ताल नहीं कर सकेंगी। हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लीगल हड़ताल यानी पूरा नोटिस देने के बाद। तो ये जो चर्चा थी आज की बैंकिंग की बात पर हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ में। कृपया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एपिसोड अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी मुझे दें कि मैं और किन विषयों को इसमें जोड़ सकता हूँ। धन्यवाद।